हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। देन डियर स्टूडेंट, अपने जो टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर स्टार्ट कर लिया था। एंड आई थिंक मैंने आपको एक फंडामेंटल फोर्सेज मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो करवा दिया था इन नेचर। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्स अपने पढ़ने हैं। देन आज अपने कंसीडर करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देन बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल just revise gravitational force. Then first of all we have to clear that gravitational force is a type of attraction force between two bodies due to their masses। मतलब कि दो बॉडीज के बीच में उनके मासेस की वजह से लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। फिर हमने इसका लॉ भी पढ़ा था जो न्यूटन ने दिया था। देन अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, gravitational attraction force between any two object is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो ये अपने पढ़ लिया था। That means F is directly proportional to m1 m2, F is inversely proportional to r square, that means F is proportional to m1 m2 over r square। तो G अपने यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू द 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर ली थी कि ये एक अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है, सेंट्रल फोर्स है, मीन्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज़। मतलब कि दो ऑब्जेक्ट के सेंटर को अगर कोई लाइन ज्वाइन कर रही है तो उसके अलोंग ये फोर्स वर्क करेगा। और ये एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स भी है। मतलब कि अगर अपने अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट को इधर से उधर मूव करवाते हैं देन उसके पाथ पर वो फोर्स डिपेंड नहीं करता। क्लियर? तो वो फिर किस बात पर डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, डू नॉट रिक्वायर ऑल्सो एनी मीडियम ना ही इसको किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। आफ्टर दैट अब अपने डिस्कस करना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देन अकॉर्डिंग टू क्लास 11 इफ आई से दैट वी नो दैट इफ देयर आर टू चार्ज, ओके, लेट टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कह लो या टू चार्ज कह लो, देन बिटवीन बोथ चार्ज देयर विल बी अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। अगर अपने बात करें कि अपने पास चार्ज जो है दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड रिपल्सिव फोर्स। ओके, एंड इफ चार्ज जो है वो अपोजिट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है या यूं कह लो एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, देन इन दैट केस फोर्स विल बी ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। देन फिलहाल अकॉर्डिंग टू 11th क्लास, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चैप्टर, अकॉर्डिंग टू जस्ट startup of class 11, we just say that force between any two charge is called electromagnetic force. Then we directly say that force between any two charge is called electromagnetic force. But in detail ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है। Suppose that अपने पास दो चार्ज इन रेस्ट हैं, ओके, दो चार्ज इन रेस्ट का मतलब चार्ज are not in moving state, चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं। देन इन दैट केस देयर विल बी ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, मीन्स चार्ज रेस्ट पर है तो उनके बीच जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो डिफाइन किया था वो कूलम्स ने किया था, उसने एक लॉ दिया था कि फोर्स जो है किस तरह से डिपेंड करता है। ओके, अब देखो ग्रेविटेशनल लॉ आपने पढ़ा और उसमें आपने देखा कि फोर्स जो है दोनों मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। देन सिमिलर इसमें क्या होता है, फोर्स जो है वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली proportional to the product of their magnitude, means चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज इन वैक्यूम। ओके, तो अपने पास आ जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2,
force is inversely proportional to r square, that means force is directly proportional q1 q2 over अपने पास आ जाएगा r square। क्लियर। अब जिस तरह से आपने देखा यहाँ पर ग्रेविटेशनल लॉ में क्या कहता है, सेम है, ऊपर मास होते थे और इधर अपने पास ऊपर क्या आ गए, चार्ज आ गए। देन इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये भी ओबे कर रहा है, आर स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर, और इसमें भी इनवर्स स्क्वायर को लॉ को ओबे कर रहा है। अब बात रही कांस्टेंट की, इसमें जी कांस्टेंट आया था तो इसमें के कांस्टेंट आता है। डन। तो वो जो के होता है उस के को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। ओके। एंड उस के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के अपने लिख सकते हैं यहाँ पर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो देखो अब ये के क्या है, के इज जस्ट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्लियर। ऑल्सो कॉल्ड कूलम्स फोर्स कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बात समझो, 4 अपने सभी को पता है इज 4, पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14, एप्सिलॉन नॉट it is read as epsilon, APSILON, epsilon नॉट। ओके। अब ये क्या चीज है, अगर अपने इसको डायरेक्ट रीड करें देन इट इज जस्ट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये वैक्यूम की परमिटिविटी होती है। अब ये परमिटिविटी क्या चीज है इसको थोड़ा समझते हैं। तो होता क्या है कि वैक्यूम एक तरह का अपोज करता है। जो वैक्यूम है वो एक तरह का अपोज करेगा। फॉर एग्जाम्पल देयर इज फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, तो वैक्यूम उस चीज को या फोर्स को या यूं कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर उधर जाने से हल्का सा अपोज करता है। द मेजरमेंट ऑफ दैट अपोजिशन, उस अपोज की मेजरमेंट को ही हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं। क्लियर। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो वैल्यू है दैट इज फिक्स वैल्यू फॉर वैक्यूम 8.854 × 10⁻⁻12। अभी तक आपको सिर्फ इतना समझ आया कि इफ चार्ज इन रेस्ट देन बिटवीन चार्ज देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डन। अब अपने अगर उन्हीं चार्ज को मूव कर दें, फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास में आपने पढ़ा है इफ चार्ज इज इन मोशन और देयर इज फ्लो ऑफ करंट then around current by right hand thumb rule there will be magnetic field. Similarly, तो अगर ये चार्ज मूविंग स्टेट में होते तो अराउंड चार्ज मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता, या फिर ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट करते फोर्स ऑन मूविंग चार्ज वगैरह यूं कह लो। मीन्स अगर चार्ज स्टेबल कंडीशन में है, रेस्ट में है, तो होगा सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और चार्ज मोशन में है तो उनके बीच में मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा। देन इन दैट केस electrostatic and magnetics are closely interrelated, so togetherly it is called electromagnetic force। मतलब कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ये एक दूसरे के एकदम को रिलेटेड है, मतलब बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है। ड्यू टू दैट हम इस फोर्स को नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दैट मीन्स जस्ट अकॉर्डिंग टू योर क्लास force between two charged particle is called electromagnetic force. Done. तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो किन्हीं दो चार्ज के बीच में लगता है। अगर चार्ज रेस्ट में है देन दैट फोर्स विल बी ऑफ only electrostatic type. Okay, Coulomb force. And if charge is in motion then it is called electromagnetic force. अब देखो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है। अब चार्ज अपने को पता है अगर सेम नेचर के हों तब तो उनके बीच में होगा रिपल्शन, अपोजिट नेचर के हैं तब क्या होगा, अट्रैक्शन। मीन्स इट मे बी ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर। फोर्स अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर का हो सकता है। नंबर 2 क्या कह रहा है, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब कि ये भी लॉन्ग रेंज का फोर्स है। सिंपल सा याद रखो, जो फील्ड आएगा मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, दीज आर ऑफ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये लॉन्ग रेंज के होते हैं। अब देखो उसके बाद इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स ऑपरेशन, यानी कि इस फोर्स को मीडियम की जरूरत नहीं होती। ओके, वंस अगेन इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स जैसा ग्रेविटेशनल कहता है। अब
ऐसा माना गया है। देन ये अपने कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स अराइज फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ फोटोन बिटवीन देम। ये हायर लेवल की बात है थोड़ी, कि मतलब कि ये जो फोर्स होता है किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में अगर ये लगता है फोर्स, तो ये कहा गया है कि ये लाइट पार्टिकल्स होते हैं लाइक फोटॉन्स के एक्सचेंज होने की वजह से लगता है। तो ये था अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।